हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। केमिस्ट्री का जो 11th स्टैंडर्ड के लिए अपना टॉपिक शुरू है, उस टॉपिक का नाम है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक है, उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक के लिए जो लास्ट लेक्चर था हम वहाँ पे रुदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बेस पे उस रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एटॉमिक मॉडल वहां पे डेवलप किया था, प्रपोज किया था, और उस एटॉमिक मॉडल को नाम दिया गया रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो कल और लास्ट लेक्चर में एक्चुअली हमने एक्सप्लेन कर दिया था, जहां पे रुदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो 1909 ने उसे कैरी आउट किया था। he taken the radioactive substance, he placed radioactive substance in a lead block. From that radioactive substance there are the alpha particle are emitted, and these alpha particles which are passing through the lead slide and which are get concentrated to form the beam of alpha particles. After that these alpha particles are get bombarded on the gold foil having thickness जो दी वो दी 100 नैनोमीटर। तो उसके बाद एक्चुअल जो गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल विच इज सराउंडेड बाय किससे सराउंड की थी, फ्लूरोसेंट रहने वाला जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था उसने वो सराउंड कर दी थी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बाद हमने बताया था कि जनरली जो रुदरफोर्ड था उसने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करके क्या ऑब्जर्वेशन किया। तो जब रुदरफोर्ड ने यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किए, तो बम्बार्ड करने के बाद बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस गोल्ड फॉइल से क्या हुए, आर पार निकल चुके। मतलब किसी भी प्रकार का एंगल वो चेंज करते नहीं है या किसी भी प्रकार का वो डिफ्लेक्शन कैरी आउट करते नहीं थे। तो हमने वहां पे ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट बताया था कि जो रुदरफोर्ड था उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने सारे अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल पे हम बम्बार्ड करते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल अबाउट 99% अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, गोज थ्रू द स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन वो कैरी आउट करते नहीं है। सिमिलरली सेकेंड बार हमने बताया था कि उसमें से थोड़े से पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स which are get deflected through the small angle. In general 1 out of 8000 particles वहां पे small angle से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, which is less than the 90 डिग्री। सिमिलरली कुछ टाइप के अल्फा पार्टिकल मतलब उनकी जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो और कम है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल लाइक एज 1 out of 30,000 which are deflected through the large angle and which is greater than the 90 डिग्री। और उसी तरह हमने बताया था कि कुछ टाइप के अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जिस लाइन से वो जाते हैं उसी लाइन से वो क्या होते हैं, वापस आते हैं। मतलब उनका जो डिफ्लेक्शन का एंगल होता है वो कितना रहेगा, 180 डिग्री। सो हमने वहां पे बताया था कि वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स है इनकी नंबर बहुत 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 कम रहती है। सो वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, दैट मींस 1 out of 10 million अल्फा पार्टिकल व्हिच आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल 180 डिग्री। और ये जो ऑब्जर्वेशन थे उन ऑब्जर्वेशन के कारण कुछ वहां पे जो कंक्लूजन थे वो उसने निकाले थे, जैसे कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर इस गोल्ड फॉइल से, गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड फॉइल किससे बने होगी, गोल्ड एटम से, तो गोल्ड एटम से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल जाते। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जनरली मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है उस गोल्ड एटम में से निकल जाएंगे। तो गोल्ड एटम यानी कि कोई भी जो एटम होता है उसमें लार्ज क्या रहेगा, एम्प्टी स्पेस रहेगा। मतलब वो एम्प्टी स्पेस से बना होता है। सो एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस। कुछ टाइप के जो अल्फा पार्टिकल है वो स्मॉल एंगल, लार्ज एंगल या तो फिर 180 डिग्री से वहां पे डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन उनको जो डिफ्लेक्ट होने के जो नंबर्स है वो बहुत ही कम है, 1% में पूरे पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब इस तरह से होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है वो मासिव पार्ट से कुछ तो भी क्या होते होंगे, और कोलाइड्स होते होंगे, और उसके कारण वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन उनकी जो नंबर्स है वो बहुत छोटी है। मतलब उसने दूसरा कंक्लूजन निकाला कि जो एटम होता है उस एटम में कुछ तो भी पॉजिटिव चार्ज स्पेस होता है, लेकिन उस पॉजिटिव स्पेस, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है उसका अमाउंट बहुत ही छोटा रहेगा। इसके कारण अल्फा पार्टिकल वहां पे क्या होते होंगे, डिफ्लेक्ट होते होंगे। और उस पॉजिटिवली चार्ज स्पेस को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। सो एटम कंसिस्टिंग ऑफ tiny positively charged space and that positively charged space called as the nucleus. Okay, उसके बाद
एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो एटम का जो न्यूक्लियस है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज स्पेस है, उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो साइज है, वो एज टोटल एटम के कंपेयर में कैसा रहेगा, बहुत ही छोटा रहता है। जैसे समझने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर हम सेंटर में एक बॉल रखेंगे और उस बॉल, मतलब वो बॉल का, उसको हम न्यूक्लियस कंसीडर करेंगे और उसके सराउंडिंग से अगर 5 किलोमीटर का पूरा ऐसा सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो 5 किलोमीटर का पूरा जो एरिया है वो टोटल एटम का स्ट्रक्चर है, एटम का साइज होगा, और जो बॉल रहेगा वो न्यूक्लियस, मतलब आप समझ पाओगे उससे। तो एटम का जो वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत ही बड़ा है, या एटम जो न्यूक्लियस है उसका बहुत ही छोटा है। सो थर्ड नंबर का पॉइंट हमने बताया था कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल और निग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट एटम। तो इस कंक्लूजन के द्वारा रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल बताया, उस एटॉमिक मॉडल को ही हम क्या कहते हैं, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या कहेंगे, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होगा, ये हमें देखना है। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो भी एटम होता है वो एटम सबसे छोटे पॉजिटिवली चार्ज स्पेस से बना होगा, जो कि वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके सेंटर में। सो एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल, एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज स्पेस present in the center। एटम किससे बना होगा, टाइनी पॉजिटिव चार्ज स्पेस से, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया था बाद में, न्यूक्लियस। ठीक है। सो एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज स्पेस एंड विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर। उसके बाद जितना सारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जितना सारा पॉजिटिव प्रोटॉन है, और उसका जो मास होता है, वो मास एंड पॉजिटिव चार्ज स्पेस उसके सेंटर में, मतलब उस एटम के सेंटर में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एन एटम present in the center या in the nucleus। जो भी एटम हम कंसीडर करते हैं, उस एटम का जो टोटल पॉजिटिव, उसमें जितना सारा पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज, और उस एटम का जो मैक्सिमम मास है, वो मैक्सिमम मास उस एटम के न्यूक्लियस में, मतलब सेंटर में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने बताया था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट। उनके कहने के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। जैसे कि इसके पहले का जो थॉमसन मॉडल था, उसने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और वहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये इससे अगर हम देखते हैं ऐसा कुछ होता नहीं। इसने प्रॉपरली बताया कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस न्यूक्लियस के, मतलब उस पॉजिटिव चार्ज स्पेस के अराउंड में क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसने एक एटम की स्टेबिलिटी बताई थी, मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज स्पेस है, वो पॉजिटिव चार्ज स्पेस मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस एटम में होल्ड करके रखते हैं, और होल्ड करने के लिए उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो
in an atom positively charged space and negatively charged electrons are held together by electrostatic force of attraction। ठीक है, मतलब जो भी एटम्स होता है उस एटम में जो पॉजिटिव चार्ज स्पेस प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज स्पेस और जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्शन उसमें प्रेजेंट है, वो वहां पे एटम में स्टेबल होती है और होल्ड करके रखे हैं। किसके कारण? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज स्पेस और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, उनमें क्या है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज स्पेस, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें बंधे हुए हैं टुगेदरली। इसके कारण जो एटम होगा वो क्या रहता है, स्टेबल रहेगा, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, सिमिलरली एटम आर, ये भी एक पॉइंट उन्होंने बताया, इन एटम पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब जितने सारे प्रोटॉन है, जितने सारे पॉजिटिव चार्ज है, उतने सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और इसके कारण जो एटम्स रहता है वो एटम कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। सो इन एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, दैट्स व्हाई एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखते हैं तो एक्चुअल अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर इस सेंटर में सन है कि नहीं, और इस सराउंड सन के अराउंड में, ठीक है नहीं, बहुत सारे ऐसे जो प्लैनेट है जैसे कि अर्थ वगैरह, वो क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। सोलर सिस्टम का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में हमें पता है सन के अराउंड में बहुत सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। तो ये जो रुदरफोर्ड है उसने भी बताया कि जनरली यहाँ पे सन के अलावा सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, और जो अलग अलग सर्कुलर पाथ है उसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। मतलब ये जो है एक किसके जैसे बिहेव करता है, एज अ सोलर सिस्टम। सो रुदरफोर्ड ने इस एटॉमिक मॉडल को भी नाम दिया प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। सो in solar system the other planets are revolve around the sun, as similar in atom the negatively charged electrons are revolve around the nucleus or positively charged space. Hence Rutherford atomic model are also called as the planetary model of an atom. इसके कारण उस रुदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। दिस आर द सम पॉइंट्स अबाउट द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था, उस रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, उस रुदरफोर्ड का एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं। उसमें से सबसे पहले रुदरफोर्ड ने बताया कि जो भी एटम होता है वो टाइनी पॉजिटिवली चार्ज स्पेस से बना होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द सेंटर, मतलब इन द न्यूक्लियस, क्योंकि उसको ही न्यूक्लियस कहा गया है। उसके बाद जो भी एटम होता है उस एटम में जितना सारा पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज, और उसी के साथ उसका जो मास रहेगा वो मास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं। कहाँ पे घूमते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पेस के अराउंड में घूमते हैं। और किस तरह से ना, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद किसी भी एटम में जितने सारे पॉजिटिव चार्ज स्पेस है या जितना पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वहां पे एटम में बंधे हुए हैं, है कि नहीं, हेल्ड किए गए हैं, बाइंड किए गए हैं। और उसको बाइंड करने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स वहां पे, वो प्योरली electrostatic force of attraction है। So in an atom the positively charged space and negatively charged electrons are held together by electrostatic force of attraction। ठीक है, उसके बाद
इन एटम, जो भी एटम होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एटम में जितना सारा पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होता है उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और इसके कारण जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स रहता है. सो इन एटम total positive charge and total negative charge electrons are equal, that's why atom are electrically neutrals. And last one हमने बताया कि in atom negatively charged electrons are revolve around the sun. Sorry, in atom negatively charged electrons are revolve around the nucleus, and that is similar or it behave with similar solar system. क्या होता है solar system में? In which different type of planet are revolve around the sun. That's why that Rutherford atomic model are also called as the planetary model of an atom. ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, देखना है कोई दिक्कत है? ओके, तो ये रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. अभी रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद में हमें बताना है जो रुदरफोर्ड था, उस रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक मॉडल बताया, उस रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ लिमिटेशंस है. तो लिमिटेशन मतलब जो ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक्स हमें देखने हैं. तो क्या ड्रॉबैक्स है? ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स. तो सबसे पहले एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो अभी हम आगे देखेंगे मैक्सवेल की जो थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. मैक्सवेल एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इंपॉर्टेंट, उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज प्रोवाइड की, वो ग्रेट साइंटिस्ट थे. तो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था जब कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल जिसपे चार्ज होता है जब वो रिवॉल्व होता है तो रिवॉल्व होते समय वो क्या करता है? एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं तो इसने कहा था, रुदरफोर्ड ने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, मतलब वो चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, मतलब वो रिवॉल्व हो रहे हैं. और रिवॉल्व अगर होते हैं तो रिवॉल्व होने वाला जो भी पार्टिकल्स रहता है वो क्या करता है? रेडिएशन करता है, मतलब एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है. अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेस, सपोज ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होता होगा और रिवॉल्व होते समय अगर एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता होगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती होगी? लूज होती होगी. ठीक है, एनर्जी लूज होने के कारण उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है. और जब एनर्जी पूरी खत्म हो जाए तो बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या होगा? इस न्यूक्लियस पे जाके बम्बार्ड होगा, न्यूक्लियस पे जाके कोलैप्स होगा, मतलब ये स्पाइरल पाथ फॉर्मेशन करेगा. अगर ऐसा है तो वहां पे जो एटम्स रहेगा वो एटम्स वहां पे स्टेबल होगा नहीं. सो इसका ड्रॉबैक्स क्या है? एक्चुअल जो मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, उस मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, मतलब जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज है, और चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व होता है तो रिवॉल्व होते समय वो क्या करता है? रेडिएशन करता है, और रेडिएशन करते समय वो एनर्जी इमिट करेगा. तो एज सिमिलर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रुदरफोर्ड का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एनी चार्जेबल पार्टिकल आर रिवॉल्व. एनी चार्ज पार्टिकल क्या होगा? और रिवॉल्व होता है. तो उसके अनुसार ये रुदरफोर्ड ने बताया कि ये भी क्या होता है? रिवॉल्व होता है. और रिवॉल्व अगर होगा तो रिवॉल्व होने के कारण वो भी एनर्जी क्या करता है? रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा, और इमिट करके उसकी एनर्जी क्या होती है? धीरे धीरे कम होगी, और धीरे धीरे कम होने के बाद ऐसा स्पाइरल करके वो क्या होगा? बाद में कोलैप्स होगा ऑन द न्यूक्लियस. इसके कारण एटम स्टेबल होगा नहीं. मतलब लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं. जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ऑल्सो एटम प्रैक्टिकली कैसा है? स्टेबल है. तो इस थ्योरी के अनुसार मतलब रुदरफोर्ड के अनुसार क्या है? एटम अनस्टेबल होगा, लेकिन एक्चुअल एटम तो प्रैक्टिकली कैसा है? स्टेबल है. मतलब जो रुदरफोर्ड है which cannot explain the stability of atom, और he could not explain about the stability of atom. okay, so पहला जो लिमिटेशन है, पहला जो ड्रॉबैक्स है रुदरफोर्ड का, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल do not explain the stability of an atom because of according to Rutherford charged particle revolve, then electrons are revolve, then
it undergoes a spiral path and which are falls on the nucleus, but it is practically not happen and that concept cannot be explained by the Rutherford. और जो दूसरा एक मेन लिमिटेशन है, मेन ड्रॉबैक्स है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, जो बहुत सारे एनर्जीज है, बहुत सारे जो ऑर्बिटर है, सर्कुलर पाथ है, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का रहेगा, हमें तो पता है 2 8 18 जो भी समथिंग, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज लेवल है, एनर्जी कैसे होगी, इसके बारे में भी उसने किसी भी प्रकार का डिस्कशन किया नहीं है, उसके बारे में किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है. सो सेकेंड नंबर का लिमिटेशन, सेकेंड नंबर का ड्रॉबैक्स हम बताएंगे कि रुदरफोर्ड डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेरियस ऑर्बिट्स एंड देयर एनर्जी लेवल्स. जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, वेरियस ऑर्बिट, वेरियस शेल में, सर्कुलर पाथ में कैसा होगा और उनकी जो एनर्जी लेवल होती है, उनकी एनर्जी कैसे होगी, इसके बारे में भी किसी भी प्रकार का उसने डिस्कशन किया नहीं था. These are the two limitation for the Rutherford atomic model. क्या क्या बताया हमने रुदरफोर्ड में? सबसे पहला एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार इसने तो बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड में, लेकिन मैक्सवेल थ्योरी का कहना था, मैक्सवेल का कहना था कि एनी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व होता है तो रिवॉल्व होते समय वो एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, इमिट करेगा, और अगर एनर्जी इमिट करेगा तो उसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, इमिट करेगा, और इमिट करने के बाद स्पाइरल पाथ फॉर्म करके फाइनली क्या होगा, इस न्यूक्लियस पे जाके बम्बार्ड होगा. इसके कारण एटम अगर ऐसा होगा तो एटम वहां पे प्रैक्टिकली स्टेबल होता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि एटम वहां पे प्रैक्टिकली स्टेबल है. तो एटम की यहाँ पे वो अनस्टेबिलिटी बता रहा है, स्टेबल कैसा होगा इसके बारे में उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. तो आपको इन शॉर्ट एक पॉइंट याद रखना है कि रुदरफोर्ड डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. ठीक है. और जो दूसरा मेन ड्रॉबैक्स था वो था कि अराउंड द न्यूक्लियस जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग सर्कुलर पाथ में, और किसकी एनर्जी लेवल कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम ज्यादा है, उसके बारे में भी उसने डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया नहीं है. सो सेकेंड नंबर का लिमिटेशन हम बताएंगे कि रुदरफोर्ड आल्सो डू नॉट एक्सप्लेन द distribution of electron around the nucleus in a various orbit and also their energy level. ठीक है. यहां तक का आर्टिकल अपना कंप्लीट हुआ है. आगे का जो आर्टिकल्स रहेगा वो आर्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. हमें एटॉमिक मॉडल का आर्टिकल हम देख रहे थे, उसमें हमने दो एटॉमिक मॉडल वहां पे बताए. पहले थॉमसन का, एक्चुअली वो तो रिजेक्ट हो चुका है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ पॉइंट वहां पे रिजेक्ट हुए. इसके बाद एक्चुअल जो डिस्कवरी है बोस की, बोस का एटॉमिक मॉडल है, वो देखने के पहले कुछ हमें अलग सा आर्टिकल देखने. ठीक है, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे. आज के लिए इतना है.